हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर पे आपकी पूरी नज़र रहती होगी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या जो आपको ऑनलाइनर करंट अफेयर भेजा जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से आप रीडिंग कर ही रहे होंगे, हाईलाइटेड न्यूज़पेपर आपको भेज दिया जाता है, तो पूरा कम्प्रिहेंसिव आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स पे भारी नज़र रखनी होगी। देखिए, आपके एग्ज़ाम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से यही होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे कोई इंटरनेशनल समिट हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, ठीक है? उस पर पूरी नज़र बना के रखिए, तो कहीं से भी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग डेली करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस लेके आएंगे। एमसीक्यूज़ भी आपके साथ साथ रहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, स्टैटिक जीके भी उससे रिलेटेड होगा, बैकग्राउंड में हम उसके जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ का भी सेशन न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, फिर उसके साथ ऑनलाइन हर तरीके से आपको अपडेट रहना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन विद कॉन्सेप्ट के साथ भी, ठीक है? कोई भी आपका न्यूज़ हो तो उसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए, करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसका स्टैटिक, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात हो रही है या फिर किसी दो देश के बीच में बात हो रही है, तो उनका कब इंडिपेंडेंट हुए, कब लाइमलाइट में आए, ठीक है? ये सब भी पता होना चाहिए। कुछ ऐसे देश हैं जो देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते, लेकिन उनका चर्चा हुआ है साल भर में, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे आपको पकड़ना होगा एग्जामिनर की नसें, ठीक है? जब उसको आप पकड़ लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को क्रैक कर लेंगे। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वो खबरें रही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अभी देखिए आपके सामने जानने को मिलेगा। आप रूबरू हुए हैं इस खबर से या नहीं? राजमार्ग साथी नामक एक आपका योजना तो नहीं कह सकते, देखा जाए तो एनएचआई जो आपका होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अक्सर अभी आपने काफ़ी बड़े एडिटोरियल्स आर्टिकल्स पढ़े होंगे रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड, ठीक है? काफ़ी देखा जाए तो इतने नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्सीडेंट का सिलसिला है, जिसमें कैजुअलिटी इतनी बड़े लेवल पे होती है, तो वो नहीं रुक रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया है कि राजमार्ग साथी जो आपका हाईवेज वगैरह हैं, तो वहाँ पे एक आपका क्या चलने वाला है, पेट्रोलिंग होगी, ठीक है? एक आपकी यहाँ पे देखिए इस टाइप गाड़ी होगी, ठीक है? जो पेट्रोलिंग करेगी, देखेगी कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं दरारें वगैरह आ गई हैं या फेंसिंग वगैरह देखा जाए तो जो आपके एक्सप्रेस वे वगैरह होती हैं, फेंसिंग वगैरह होती है, तो वो कहीं टूटा कटा नहीं, कोई आपका आगे आने वाले समय में या इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ होने की संभावना तो नहीं है जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एनएचआई हैज प्लान टू डिप्लॉय न्यू रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स, ठीक है? तो क्या करेगा? टू इनहैंस रोड सेफ्टी एंड स्ट्रेंथन हाईवे पेट्रोलिंग, ठीक है? ये पूरा चलते हुए रहेंगे। जैसे आप देखते होंगे आपके पुलिस की पेट्रोल बाइक रहती है, फोर व्हीलर से देखते रहते, पीसीआर वैन वगैरह चलती रहती, कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्राइम ना हो जाए, सब सेफ हैंगे। तो उसी तरीके से ये ओनली फॉर हाईवेज के लिए, ठीक है? वहां पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो या इन फ्यूचर होने की ऐसी स्थिति ना आए, ठीक है? तो ये व्हीकल्स क्या करेंगे? आर इक्विप्ड विद एडवांस कम्युनिकेशन होगा उसमें, ठीक है? एआई इक्विपमेंट, यहाँ पे देखिए एआई वीडियो एनालिटिक्स लगा होगा, कैमरा वगैरह लगा होगा, दूर से डिटेक्ट कर लेंगी। एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स लगे होंगे, जिससे पता चल जाएगा पहले से ही, मैनुअल बेसिस पे जानने से पहले ही वो आपको बता देगा यहाँ पे ये स्थिति, ये खतरा है। या ये देखा जाए तो क्या क्या चीजें देखेगा, यहाँ पे देखिए क्रैक्स वगैरह आइडेंटिफाई करेगा, कैप्चर एंड आइडेंटिफाई क्रैक्स हो गया, पॉट होल्स हो गया, गड्ढे वगैरह अक्सर देखते रहते हो, कब कौन सा गाड़ी का टायर गया और गिर गए। बड़े-बड़े ट्रक देखो एक्सीडेंट हुए रहते हैं। अभी आपने देखा कि कितना भी जो एक्सप्रेस वे वगैरह है, किस तरीके से बना दिए हमारे इंजीनियर्स वगैरह कि गाड़ियाँ उड़ने लगी, मतलब इस तरीके से जंपिंग वगैरह थी कि आप तो स्पीड जाओगे 100 150 की स्पीड से जाओगे, तो आपको क्या पता? अब तो वो पता है कि इसीलिए तो एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं कि एकदम बिंदास होके चलाया जाए। लेकिन इंसान चलाया जा रहा है, पता चला जंपिंग आया, उसको पता नहीं गाड़ी ऐसे उड़ गई, ठीक है? अभी रास्ते में देखिए, आप देखे होंगे वीडियोज़ वगैरह काफ़ी वायरल हुए थे। तो गुड़गाँव में आपने देखा कि पता ही एकदम स्पीड, फ्लैट रोड एकदम बढ़िया सब उड़ाए हुई हैं गाड़ी, उसमें ब्रेकर आ गया, गाड़ी ही उड़ गई। तो ये सब चीज़ें ये पता लगा लेगा भैया आगे दिक्कत है, थोड़ा सँभालना होगा या उसको सही करना होगा, ठीक है? तो ये क्रैक्स, पॉटहोल्स वगैरह एज़ वेल एज़ अदर एलिमेंट्स इंक्लूड व्हीकल्स, ठीक है? पैदल चलने वाले रोड साइन वगैरह तो नहीं गड़बड़ है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो आपके बने हुए हैं, ठीक है? जो टोल्स वगैरह है वहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, तो ये सब चीज़ें ये पता लगाएगा और बताएगा। फिर उसके बाद हम उससे
क्या हो सकते हैं, सही कर सकते हैं, जिससे संभावनाएं जो एक्सीडेंट वगैरह दिक्कतें आएंगी वो दूर की जा सकती हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा राजमार्ग साथी के बारे में। फिर फाइनली आज 16 ऑफ दिसंबर है, तो इम्पोर्टेंट डे एंड डेट में आपका अक्सर पूछा जाता है विजय दिवस, विक्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आज 16 ऑफ दिसंबर है। उस दिन क्या हुआ था, बांग्लादेश देखा जाए तो आज़ाद हुआ था, मुक्त हुआ था। जो पहले आप देखोगे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे, ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा करता था, ईस्टर्न पाकिस्तान का इन्हीं के हिसाब से चुनाव होगा, इन्हीं के हिसाब से आपका मेंबर खड़ा होगा, ठीक है। तो फिर वही 1970s के दौर में शुरू हुआ वो सिलसिला, जो इनके हिसाब से लोग यहाँ के जनता नहीं चाह रही थी। तो फिर उसके बाद आंदोलन टाइप खड़ा हुआ, फिर इन्होंने उसको क्रश करने के लिए, दबाने के लिए फिर अपना सेना वगैरह भेजी। फिर यहाँ पे बाद में भारत से मदद मांगी गई। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो उन्होंने भारत की सेना, अपनी सेना भेजी और यहाँ पे ये पाकिस्तानियों की जो वेस्टर्न पाकिस्तान की सेना थी, इसको बुरी तरीके से हराया। काफ़ी समय तक आपका युद्ध वगैरह भी चला, ठीक है। तो वही फिर फाइनली आपका ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है। फिर वो आज़ाद होकर क्या बना, तो बांग्लादेश बना, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल रहा इंडिया का, इसीलिए दोनों देशों के बीच जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी बेहतर। अभी फिलहाल थोड़ा आफ्टर द शेख हसीना जो भाग गई देश छोड़ के, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इशूज़ आपने देखा होगा लास्ट 4-6 महीनों में, उसकी वजह से कुछ कड़वाहट वाली स्थिति पैदा हुई है। लेकिन उसी को दूर करने के लिए ये अच्छा बीच में आ गया है। तो यहाँ पे जो दोनों आपके एम्बेसीज हैं, जो हाई कमीशंस हैं, तो अक्सर हुआ दोनों देश में देखा जाए तो जब आपका विक्ट्री दिवस आता है ना, तो उधर से भी जो उस समय 1971 में शामिल हुए थे आपके बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, तो वो लोग ऊपर से जो करंट में आपके सेवारत हैं, ठीक है, तो दोनों लोग, ठीक है, जो एक्स आपके जो यहाँ में शामिल हुए थे वो लोग, उसके साथ साथ जो करंटली आपके सेना में हैं या बड़े ऑफिसर्स हैं, दोनों तरफ से हमारे यहाँ के भी जवान उस समय शामिल हुए थे और प्रेजेंट में जो हैं, ठीक है, आर्मी वगैरह के लोग, तो दोनों मिलके यहाँ पे अलग अलग मंच साझा करते हैं। वहाँ पर भी मनाया जाता है, यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो उधर से इधर आते हैं, कोलकाता में अपने देश में, और इधर से फिर वहाँ जाते हैं ढाका कैपिटल बांग्लादेश में, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो वही यहाँ पे आपका दिया है, जानना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। बांग्लादेश इज सेट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री डे, द मोस्ट प्रीसियस डे ऑफ द बांग्लादेश। भाई जैसे हमारे लिए 15 अगस्त है, वैसे इनके लिए 16 दिसंबर है। तो ऑन 16 ऑफ दिसंबर क्या हुआ था, एज द कंट्री वाज लिबरेटेड फ्रॉम द पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन फोर्सेस ऑन दैट डे इन 1971 आफ्टर द 9th मंथ का देखा जाए तो बड़े लेवल पे लोगों को गिरफ्तार करना, नरसंहार, बड़े लेवल पे आपका वायलेंस वगैरह हुआ। फाइनली उससे मुक्ति मिली। तो टू कमेमोरेट द लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 इंडिया एंड बांग्लादेश इनवाइट ईच अदर, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, ठीक है। वेटरन्स एंड सर्विंग ऑफिसर, वेटरन्स मतलब तो दिग्गज जो शामिल हुए थे, वॉर वेटरन्स, ठीक है, जो उस समय युद्ध में शामिल हुए थे, उनमें जो है अभी तो देखा जाए तो 53 साल हुई, ज्यादा साल भी नहीं हुए, तो काफी लोग जीवित भी हैं, ठीक है। तो वॉर वेटरन्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स टू पार्टिसिपेट एनुअली ईच अदर्स विक्ट्री डे सेलिब्रेशन, ठीक है। दोनों तरफ से लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे हाई कमीशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, बांग्लादेश का। तो उन्होंने इसको साझा भी किया, फेसबुक वगैरह पे एक पोस्ट वगैरह डाली। तो 53rd एनिवर्सरी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, लिबरेशन वॉर का। 8 अब कौन कौन से लोग भेजे जाते हैं, देखिए 8 लोगों को जो मुक्ति योद्धा नाम कहा जाता है, ठीक है, जो मुक्ति दिलाए, मतलब एक तरीके से आपके जो वेस्टर्न पाकिस्तान के चंगुल में था वेस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान, तो मुक्ति योद्धा और 2 सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ बांग्लादेश, तो दोनों तरफ के, ठीक है, 8 मुक्ति योद्धा और 2 सर्विंग ऑफिसर्स बांग्लादेश के, और 8 हमारे तरफ से जो उस समय वॉर वेटरन्स थे, और उसके साथ साथ 2 सर्विंग ऑफिसर, तो एक दूसरे के देश में जाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उधर से जो आएंगे वो यहाँ पे कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया है, और इधर से जो जाएंगे वो कहाँ पे हुआ, ढाका, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। फिर दिस बायलैटरल विजिट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, अब क्यों, इसके पीछे कारण है भाई, जुड़ना साथ में आपका देखा जाए तो रहना ही चाहिए बांग्लादेशियों को। हमारा एक तरीके से जो क्या कहते हैं आपका एहसानमंद, ठीक है, अगर इंदिरा गांधी या इंडियन गवर्नमेंट ने वो कदम ना उठाया होता तो आज भी ऐसे ही आपस में लड़ते भिड़ते रहते। तो these bilateral visits provide a platform for Bangladesh Mukti Yodha and Indian war veterans to celebrate the unique friendship of two countries and renew memories of the liberation war, ठीक है। चीजें याद की जाती हैं किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस तरीके का
युद्ध हुआ और फाइनली पाकिस्तान को परास्त किया गया। ठीक है, दिस मेमोरी epitomizes the shared sacrifices of the armed forces of the India and Bangladesh for the cause of Bangladesh's freedom from occupation, oppression and mass atrocities, said the हाई कमीशन। इनके द्वारा कहा गया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब उस समय आपका फाइनली पाकिस्तान को हरा दिया गया, बांग्लादेश को मुक्ति मिली, तो वहाँ पे 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के जो जनरल थे उस समय कौन थे, ए के नियाजी। मान लीजिए आपका पैसे वगैरह कुछ आ गया तो उसमें अलग से स्टैटिक यही पूछ लिए, तो इन्होंने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी लिबरेशन फोर्स, ठीक है, जो आपका वहाँ का था बांग्लादेश का, तो उसको मुक्ति वाहिनी लिबरेशन फोर्स थी, हमारे यहाँ की इंडियन आर्मी थी। ठीक है, तो उनके सामने सरेंडर किया गया और फाइनली हार को माना गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अक्सर इस पे प्रश्न वगैरह पूछा जाता रहता है। फिर से यहाँ पे एक ऐसा देश जिसके बारे में आपने सुना है, दिल पे हाथ रख के कहेंगे नहीं सर सुना तो नहीं है, मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा का यहाँ पे अपने देश में नई एम्बेसी खोली गई है। ठीक, हर एक देश की एम्बेसी होती है। ठीक है, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ पे रहेंगे, उनके देश के जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरीके से हर एक देश की एम्बेसी होती है। ठीक है, अपने देश की भी एम्बेसी दूसरे देश में होती है। तो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, एम्बेसी खोली गई है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो आपके जयशंकर हैं और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आए मोल्दोवा के, द नेम इज मिहाइल पोप्सोई। ठीक है, बप्सिस नाम याद रख सकते हैं। दोनों मिलके यहाँ पे इनॉग्रेट किए एम्बेसी ऑफ मोल्दोवा। ठीक है, तो इसके पीछे कारण है कि अच्छा रिलेशनशिप रहे, बायलैटरल रिलेशनशिप रहे। ठीक है, आप हमारे काम आए, हम आपके काम आए, तो इसका यही मेन कारण रहा। तो क्या कहा जयशंकर जी ने, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। ठीक है, डॉक्टर जयशंकर सेड द एम्बेसी विल बिकम अ बीकन ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, मित्रता को एक नई दिशा मिलेगी और हम दोनों देश मिलके आगे बढ़ेंगे। तो इसके बारे में भी जानेंगे, कहाँ पे यूरोपियन कंट्री है, मेनली देखा जाए तो यूरोप में है। आपने यूक्रेन को देखा होगा, ठीक है, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गए, तो उन्हीं के पास, उन्हीं के बीच में ही है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है ये। तो यहाँ पे देखिए, और सबसे बड़ी न्यूज़ है, तो भाई आए हैं तो बड़ा बड़ा काम इनसे करवा लिया जाए, तो इनको बताया गया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका, अगर आप शामिल हो जाते हैं हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हम प्रेसिडेंट हैं, कौन ही कह रहा है, इंडिया कह रहा है। ठीक है, तो इंडिया नो डाउट आप देख ही रहे हैं कितने सारे देश शामिल हो गए हैं, मोर देन 100 कंट्रीज शामिल हो चुकी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंडिया प्रेसिडेंट है, हेडक्वार्टर इंडिया में है, जिस हाँ इंडिया में कहाँ, गुड़गांव में। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इनको आईएस से भी ज्वाइन करवा दिया गया पकड़ के। ठीक है कि बेटा आईएस से भी ज्वाइन कर लो, अभी नया नया शुरू हुआ, वैसे 2015 से चल रहा है। ठीक है, तो भी यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट वगैरह आई है। ठीक है, मोल्दोवा ज्वाइंस द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आपको भी पता होना चाहिए कितने कंट्रीज वगैरह हैं, कितने आपके इंडिया का क्या रोल है, ये सब चीज़ें। तो इस ट्रीटी में देख रहे हैं मोर देन $1,000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है 2030 तक। बहुत ज़्यादा, लगभग देखा जाए तो हमने पढ़ा था 11,000 गीगावाट हम लोग बिजली वगैरह पैदा करेंगे। सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, सबसे ज़्यादा इंडिया भी देखो इनिशिएट कर रहा है, दुनिया भी इनिशिएट कर रहा है। सोलर एनर्जी बिगेस्ट सोर्स है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये कौन सा मेंबर कंट्रीज हो गया होगा, अभी रिसेंटली 104th मेंबर कंट्री यहाँ पे अर्मेनिया बना है। तो ये 104 है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 105th नंबर का हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अबाउट मोल्दोवा देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं ना, यूरोप का मैप देख रहे हैं। यहाँ पे ये यूक्रेन है, यहाँ पे रोमानिया है, तो यहाँ पे ये देखिए आपका मोल्दोवा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन और यहाँ पे इसकी जानकारी, द कैपिटल ऑफ मोल्दोवा इज चिसिनाउ। ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस चर्चा का साल है, चर्चा का आपका क्या है, देश है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे आएंगे, गुइना हो गया, देखिए लास्ट ईयर के एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था लेकिन आया नहीं, कोई बात नहीं। तो अलग अलग जो आपके मोदी जी हैं या फिर आपके हैं द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति, इन लोग का विजिट ऐसे ऐसे देशों में हो रहा है जहाँ पे हम लोग उनके बारे में नहीं जानते, उस देश के बारे में, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे कैपिटल हमने देख लिया, एरिया देख रहे हैं 33,851 किलोमीटर है, पॉपुलेशन सिर्फ 24 लाख है, 2.4 मिलियन, इतने तो अपने एक शहर में होते हैं जितना इस देश की है। लैंग्वेज कई सारी, रोमानियन है, बुल्गारियन, गगाउज, रसियन, यूक्रेन। ठीक है, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पे देख सकते हैं, महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा है 76 ईयर और पुरुषों की ओनली 67 ईयर्स है। ठीक है, तो ये खबरें हमने देख ली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा। अब इसके बाद एक दुखद समाचार जो कि
जाने माने लेजेंडरी इंसान जाकिर हुसैन साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण के साथ साथ पद्मश्री सबसे देखा, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न। ठीक है, तो इन्होंने म्यूजिक को, खासकर म्यूजिक में तबला वादक, दुनिया के सबसे महान तबला वादकों में से एक इनको माना जाता था। तो आज रात में इन्होंने आखिरी सांस ली। 73 साल के, 73 ईयर ओल्ड थे। सैन फ्रांसिस्को यूएस में इनको एडमिट कराया गया था अभी कल ही, तो दिल की बीमारी थी, तो वही उसी की वजह से ग्रस्त थे। तो फाइनली इनकी मृत्यु हो गई है। तो इनके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी होगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जन्म इनका मुंबई में हुआ था बच्चों, 1951। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था अल्लाह रख। ठीक है, फ्रॉम अ यंग एज ही शोड एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट। भाई जिसके अंदर टैलेंट रहता है तो बचपन से ही दिख जाता है। तो बचपन से ही देखिए 7 साल की उम्र में ही इन्होंने तबला वगैरह बजाना शुरू कर दिया था, और उससे भी कम उम्र में इन्होंने अपनी टैलेंट को दिखा दिया था कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो उनके पिताजी ने इनको कठोर क्या दिया, सजा नहीं दी, इनको ट्रेनिंग दी। ठीक है, इस तरीके से कठोर ट्रेनिंग आर्मी में होती है तो आप खतरनाक एनएसजी के कमांडो बनते हो या आर्मी ऑफिसर बनते हो, तो उसी तरीके से इनको भी ट्रेनिंग दी गई अपने इस क्षेत्र में, और ये इस वजह से आगे काफ़ी बेहतरीन मास्टर बन गए, बिकेम मास्टर ऑफ द तबला, नोन फॉर हिज पैशन एंड स्किल। तो जुनून, ये दोनों चीज़ें तो चाहिए ही। चाहे आपको भी अपने क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जुनून होना काफ़ी ज़रूरी, पैशन है तभी, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होगा। ठीक है, ज़बरदस्ती सोचो पढ़ लेना 2 घंटा, 1 घंटा न्यूज़पेपर, 2 घंटा पढ़ लिए, भी पढ़ लिए, सर आए, वो भी 10 मिनट उनका वीडियो देख लिए। ठीक है, तो ज़बरदस्ती कोई काम नहीं, ज़बरदस्ती होगा, ज़बरदस्ती का नंबर आएगा, वही एग्जाम में भी आप अच्छा नहीं कर पाओ। जब जुनून होगा, पैशन होगा, डेडिकेशन होगा, स्किल भी आप अपनी लगाओगे उसमें, ठीक है, दिमाग लगाओगे, और ज़्यादा उसमें निखार आएगा। ठीक है, तो बेहतर आप होते जाओगे। ठीक है, तो आपका भी बेहतरीन नंबर आएगा। ठीक है, तो इन्होंने पूरी दुनिया भर में तबला को ऊपर ले गए, और उसके साथ साथ पहले हुआ करता था, देखो कि 10 लोग बैठे हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 10 लोग बजा रहे हैं, उसी में तबला भी का भी लोग आनंद ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस लेवल तक तबले को ले गए कि लोग पसंद करना शुरू कर दिए सोलो परफॉर्मेंस, अलग से ही तबला का आयोजन होगा। ठीक है, अब आप उनकी कलाकारियां देखे होंगे, तबला पे ही गाना बजा देना, आरती वगैरह, मतलब क्या क्या इन्होंने नई नई टेक्निक्स ले आए, टेक्निकल ब्रिलियंस एंड इमोशनल प्लेइंग, रिडिफाइन किया म्यूजिक को। ठीक है, तो बड़े बड़े जो दिग्गज के बारे में आपने सुना होगा, पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अली खान, भगवान रूपी व्यक्तित्वों में से एक, तो उनके साथ इन्होंने काम किया और इंडियन म्यूजिक को एक अलग लेवल पे ले गए। आगे चलते हुए इन्होंने एक शक्ति फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया, जो मेनली म्यूजिक को ही सिखाने के लिए डेडिकेटेड था। तो उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके साथ साथ दुनिया भर के इंटरनेशनल लेजेंडरी के साथ भी काम किया। यहाँ पे इन्होंने जॉर्ज हैरिसन, माइक हार्ट, ठीक है, ये सब बड़े आपके उस्ताद लोग रहे हैं। ठीक है, इनका एक ग्रुप था प्लैनेट ड्रम। ठीक है, प्लैनेट ड्रम ने ग्रैमी अवार्ड जीता, जो देखा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल अवार्ड्स में से एक माना जाता है ही। ठीक है, जैसे आपका ऑस्कर सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, उसी तरीके से ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड, जो आपके हनी सिंह हैं, उनका सपना है कि जिस दिन मैं क्या लाऊंगा, ग्रैमी अवार्ड लाऊंगा, एक मन टन लड्डू चढ़ाऊंगा हनुमान जी को, उन्होंने मन्नत मांगी है लेकिन अभी पूरा नहीं हुई। तो सोचिए आप कितना बड़ा अवार्ड, उनका भी सपना, इतने बड़े आप देख ही रहे, रैपर है, म्यूजिक कंपोजर हैं हनी सिंह, जो हम लोग उनके गाने सुनते हैं बड़े हुए हैं। खैर आज आपकी जनरेशन थोड़ा उतना कम इंपॉर्टेंस देगी उनको, लेकिन हम लोग के समय में अभी बहुत पुराने भी नहीं हैं। लेकिन आप 10 साल जब ब्लूटूथ का ज़माना हुआ करता था तो हनी सिंह का ही गाना देखो बजता था, तो हम भी सुन लिया करते थे। भाई ज़माने के साथ थे, जो बजता बजेगा वो सुनाई ही देगा, तो काफ़ी पॉपुलर थे। तो उन्हीं का उसी गाने में एक रैप हुआ करता था, जिस दिन ग्रैमी अवार्ड ले आऊँगा, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाऊँगा, ऐसे तो रैप बनाते थे ना, तो उसमें सारी बातें उन्होंने लिखी। तो इनको देखिए आपके, इनको मिला ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, और भी कई सारे अवार्ड्स देखिए इनको मिल रहे हैं। डॉक्टरेट की अवार्ड इनको दिया जा चुका है, डॉक्टरेट की पदवी सम्मान। ठीक है, म्यूजिक के क्षेत्र में पद्मश्री मिला 1998 में, 2002 में पद्म भूषण मिला। ठीक है, तो ये इनका एक तरीके से बहुत ही, और कई सारी म्यूजिक्स में तो नहीं कर सकते, फिल्मों में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट एंड डस्ट। ठीक है, इन्होंने म्यूजिक वगैरह भी दिया फिल्मों में भी, तो काफ़ी बड़ा इनका देखा जाए तो उस्ताद रहे हैं। वाह ताज, आपने वो देखा होगा ताज का, इन्होंने क्या किया था एडवर्टीजमेंट वगैरह, ताज का चाय। ठीक है, तो ये अभी
हमारे पास जानकारी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अबाउट चेस वगैरह से रिलेटेड पूछा जा सकता भी, हाल ही में चर्चा रहा। वीकली देखा जाए तो 2-4 दिन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कौन बना, हु हैज बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, इतिहास रच दिया 18 साल की उम्र में, आपकी ही उम्र होगी, ठीक है। तो कौन है, डी चुकीस, नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो अभी देखिए लगन, लगन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज है। 11-12 साल की उम्र में ही उन्होंने बोला था कि मेरा सपना है कि मैं इस वर्ल्ड चेस चैंपियन को जीतूं, और देखिए 18 साल की उम्र में उन्होंने जीत लिया। तो लगे रहोगे आप अपने क्षेत्र में, अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसके पहले के जो वर्ल्ड चैंपियन थे उनको उन्होंने हराया, द नेम इज डिंग लारेन, ठीक है, ध्यान में याद रखिएगा, चाइना से, ठीक है। तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 22 साल का रिकॉर्ड था जो सबसे यंगेस्ट था, 18 साल का इन्होंने पूरा तगड़ा लेवल पे तोड़ दिया, मुझे नहीं लगता कि जल्दी टूटेगा, ठीक है। तो ये सब इनकी काबिलियत को दर्शाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये भी चर्चा में रहा, विद whom has BMW ग्रुप साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल लैंडस्केप इन रूरल एरिया, ठीक है। जो देखा जाए तो रूरल एरिया, गांव देहात में उतना एक्सेस आपका एजुकेशन नहीं हो पाया है, लोगों तक पहुंच नहीं हो पाई है, और बेहतर एजुकेशन, ठीक है, स्कूल तो खुल गए हैं, कोई छप्पर के नीचे कोई प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, लेकिन आप शिक्षा व्यवस्था को देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे BMW ने किसी के साथ मिलकर उसको आगे बेहतर बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो आज की स्थिति उससे बेहतर करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। तो कौन है वो, कौन है, तो यहाँ पे है वो यूनिसेफ, ठीक है। तो भी बच्चों के लिए काफी काम करता है, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मेनली यहाँ पे देखा जाए किस किस प्रोवाइडिंग क्वालिटी स्टेम, स्टेम भी अक्सर चर्चा में रहता है। तो स्टेम है क्या, स्टेम 4 सब्जेक्ट से लेके बना है, 4 स्ट्रीम से लेके बना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, इन क्षेत्रों में। तो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे फील्ड में अगर आप बेहतर करोगे तो आप क्या हो जाओगे, एक स्किल्ड हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो काफी बच्चों को टारगेट भी किया गया है, लगभग 1 लाख चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज के बच्चों को टारगेट किया जाएगा, उनको स्किल किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और स्टार्ट इसको कहां पे किया जा रहा है, आसाम, झारखंड, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर उसके बाद आगे भी देखा जाएगा, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred the honorary rank of General of the Indian Army to the Army of which country? प्रश्न समझ गए होंगे आप, ठीक है। हमारे जो राष्ट्रपति महोदया है, उन्होंने द्वारा किस देश के आर्मी चीफ को जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी रैंक से सम्मानित किया गया, ताकि एक अच्छा टाई अप रहे, रिलेशन बना रहे और सम्मान भी उनको दिया जाए। फ्रांस, रसिया, भूटान, नेपाल। तो सही जवाब के साथ आप जाओगे, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नेपाल, ठीक है। नेपाल के जो आर्मी चीफ है, ठीक है, द नेम इज अशोक राज सिडगल, ठीक है, इन्हीं को दिया गया है, आर्मी चीफ है जनरल अशोक राज सिडगल को। क्या कारण है इसके पीछे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट द एंड्योरिंग ट्रेडिशन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड डीप मिलिट्री टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन विच सिटी ऑफ यूपी पीएम मोदी लॉन्च्ड मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 1000-2000 करोड़ नहीं, 5500 करोड़, 5500 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने क्या दिया गया है, पैसे वगैरह दिए गए हैं कि बेहतर बनाओ, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो आप कहोगे ही, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, देखे हैं परसों नरसों भी आपके मोदी जी गए थे, कहां पर, प्रयागराज में। क्यों गए थे, महाकुंभ का आयोजन किया गया है, नया जिला ही बना दिया गया है, ठीक है। 76th आपका क्या बन गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया महाकुंभ मेला के नाम से, ठीक है। जहां पे आपका मेला पूरा लगेगा ना, तो उसको पूरा मेला का एक डिस्ट्रिक्ट ही बना दी, ठीक है। 5500 करोड़ रुपए दिए हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पे लगेंगे, तो समय बल्ले ही बल्ले है। समझ ही गए होंगे आप, क्या ही उस शब्द को कहा जाए, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे लॉन्च अ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹5500 करोड़। क्या है इसका एम, टू इम्प्रूव फैसिलिटीज एंड एक्सटेंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी फॉर द 2025 महाकुंभ इन प्रयागराज। लगभग 40 करोड़ लोग डुबकी लगाने वाले हैं, यहां पर आने वाले हैं इस बार जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सोचिए, 40 करोड़ पापी लोग आएंगे
डुबकी लगा, यही कहा जाता है ना, गंगा में नहा लो सारे पाप धुल जाएंगे। अगर ऐसा ही रहे तो फिर तो नेताओं की लाइन लगी रहनी चाहिए, बड़े बड़े ऑफिसर्स की लाइन लगी रहनी चाहिए। उससे ज़्यादा पाप कौन कर रहा है? गरीबों का पैसा लिया जा रहा है, हमारे टैक्स का पैसा मिसयूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते। हाँ, तो यहाँ पे वही है, आम इंसान बेचारा जो सोच ले वही मान लेता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था, उनको बैठने की व्यवस्था, बड़े बड़े कैंप्स लगाए जाते हैं। आप देखोगे कुंभ मेला का आयोजन, सर्च वगैरह मार के देखिए, पूरा भयंकर व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे उसी को बेहतर करने के लिए मोदी जी ने यहाँ पे विजिट किया और उसका जायजा लिया और फाइनली पैसे वगैरह अलॉट किए गए। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वाज अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर 2024? ठीक है, हर महीना देता रहता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस आईसीसी। ठीक है, तो किस प्लेयर को मिला? यहाँ पे हरीश राव साहब को मिला, जो पाकिस्तान के जाने माने प्लेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरीश राव अवार्ड द मेंस प्लेयर द मंथ अवार्ड। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा और इसी के साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको करंट अफेयर्स डेली अब आपके लिए अब यहाँ पे सेशन लाऊंगा। और देखा जाए तो लाइव रहेगा तो और बेहतर होगा। तो देखिए, कल परसों से लाइव रहेंगे तो और अच्छा होगा, नहीं तो वीडियोज़ ही डाल दूंगा। एटलीस्ट आपको मिलना जरूरी है, ठीक, कंटेंट और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोर्सेस आपके लॉन्च हो चुके हैं, जो आपका एग्ज़ाम होगा बेहतर होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।